गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। लेकिन ये क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी बिकॉज आई एम नॉट मैं हिस्ट्री का पूरा एक टाइमलाइन बताऊंगी। बिकॉज मैंने आपको कहा है कि हिस्ट्री में ना स्पेसिफिक नाम, टाइमलाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू आर आंसर राइटिंग एन आंसर, आप टाइमलाइन को फॉलो करिए हिस्ट्री में। एंड स्पेसिफिक पीपल, लोगों का नाम लिखिए। मैं थोड़ा बिहार स्पेसिफिक भी एक दी हूँ बुकलेट, उसमें आपको कौन कौन, जैसे एनसीएम में किसने पार्टिसिपेट किया या सीडीएम में किसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, या वुमेन जो बिहार की हैं वो क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हैं, तो वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो कोशिश करिएगा कि एक दो नाम अपने टिप्स पे रखिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं थोड़ा बिहार स्पेसिफिक व्यू लिखते हैं तो दैट विल फेच यू अ मार्क्स। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज है, ये शायद बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप छोड़ देना। फिर उसके बाद हम आते हैं पीपल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था संथाल रिबेलियन एंड बिरसा रिबेलियन। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक जेनरिक अगर टेम्पलेट बनाया जाए कि अगर कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट आता है तो उसका क्या ही इम्पैक्ट, मतलब उसका क्या कॉजेस रहेगा। ऑब्वियसली बात है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है उनको डिस्टर्ब किया गया होगा, कुछ इकोनॉमिक रहा होगा, कुछ कल्चरल रहा होगा, वो क्रिश्चियन मिशनरीज आए होंगे तो उनके वे ऑफ लिविंग को चेंज करना होगा। उनका मोटिव क्या रहा होगा, बहुत ही नैरो, अगर नेगेटिव में जाए तो क्या रहा होगा, बहुत ही नैरो बेस रहा होगा, कहीं ना कहीं मिस्टिसिज्म इन्वॉल्व होगा, या भगवान जैसे बिरसा जी का है वो है। फिर कोई एक अल्टरनेटिव नहीं था कि अच्छा ठीक है लड़ लेंगे, ब्रिटिशर्स को हटा देंगे, तो उसके बाद क्या। और मोस्टली वो आउटसाइडर के खिलाफ था। तो ये बेसिक बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपके आंसर्स में वो कीवर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअली में हम लोग आते हैं 1957 को। हम लोगों ने इन डेप्थ में देख लिया, चाहे बिहार के पर्सपेक्टिव से चाहे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियो रिलीजियस टॉपिक। ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इवन इन बिहार का भी बात कर रहे हैं या इवन इन इंडिया। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। मैं जब भी बोलती हूँ कि जब भी स्टैटिक क्वेश्चन करो आप, तो आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हमेशा बना रहना चाहिए। तो इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि द dawn of 19th century witnessed the birth of the new vision of the modern विजन अमंग द एनलाइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सोशियो रिलीजियस, अगर रिनायसा का अगर कोई बर्थ फादर बोला जाता है तो वो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, सती को हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्यरत किया था। तो बेसिकली हम देखें तो क्या क्या किया गया था, क्यों जरूरी था सोशो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल इल्स है। ठीक है, वीसीएस है आपका, क्रिएटेड अ रिलीजियस। देखिए बहुत ज्यादा कास्टिज्म हो गया था, फिर उसके बाद वुमेन के खिलाफ बहुत ज्यादा अट्रोसिटी बढ़ गई थी, इसीलिए बहुत जरूरी था। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सोशो रिलीजियस मूवमेंट, इवन अगर बिहार के कंटेक्स्ट में आएगा तो आपके पॉइंट्स यही होंगे। ठीक है, कि क्या क्या इविल्स थे। ठीक है, उस समय डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ द वुमेन, दैट इज चाइल्ड मैरिज, कुलिनिज्म। ठीक है, तो वो चीज हो गया, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अपोजिशन टू द वेस्टर्न कल्चर। क्या क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारे कल्चर्स को बहुत ही नीचा दिखा रहे थे अपने आप को। वो बोलते हैं ना व्हाइट मैन बर्डन की जो बात कहते थे कि हम लोग आए हैं यहाँ सिविलाइज करने के लिए, बाकी सारी दुनिया अनसिविलाइज्ड है। तो वो सारी बातें उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को इनकॉर्पोरेट करना कर दिया। न्यू अवेयरनेस अमंग द एंटाइटल सेक्शन। अब क्या है कि देखो ब्रिटिशर्स आए, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, वो बाहर गए, वो बाहर पढ़े, तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, चाहे वो मैक्स मुलर थे या ओरिएंटलिस्ट या एंग्लिस्ट के जो भी एक वो आपका फैक्शन था, तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को वो डिस्कवर कर रहे थे। तो ऐसे उनको मालूम पड़ रहा था कि देखिए जैसे बताया जा रहा है हमें कि हमारा कल्चर ये है वो है, वैसा नहीं है, हम उसके जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है एंड हम काफी उनसे एडवांस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी थी आपकी। फिर रीडिस्कवरी ऑफ ग्लोरियस पास्ट, चाहे गुप्ता एज की बात करें या मौर्यन की बात करें, तो हम लोग अपना पास्ट को डिस्कवर कर रहे थे। ठीक है, तो दीज वेर द मेन कॉजेज ऑफ सोशो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, तो अगर जब भी सोशो रिलीजियस मूवमेंट का आएगा ना, तो आप ये वाला मैप जरूर बनाना, इंडिया का बना देना। सॉरी, नीचे भी होगा एक शायद प्रॉपर एक मैप। एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो जब आप इंडिया का मैप बनाओगे तो वेरियस यहाँ पे लिख दोगे आपका वेरियस सेक्शन ऑफ सोशल। जैसे बंगाल में ब्रह्मो समाज था, ठीक है, प्रार्थना समाज था। साउथ में क्या था, श्री नारायण टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। ठीक है, फिर जस्टिस मूवमेंट था। वेस्ट में अगर देखा जाए तो हमारा क्या था, ज्योतिबाई फूले का क्या था, सत्य शोधक समाज था। तो ये सब कुछ कुछ एक दो चार नाम है ना, आप लिख सकते हो। यहाँ पे शायद बिहार में वो था ना, वहाबी मूवमेंट जिसको कहा जाता है, वो भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये मैप बना के आप लिख देना वहां पे, मैप्स एंड डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, सरला देवी भारत स्त्री महामंडल है, पंडिता रामाबाई ने आपका आर्य महिला समाज
स्थापना किया था। तो अब देखिए सोशियो रिलीजियस का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये हुआ था ना, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम आपका कंफॉर्मिटी। कहीं ना कहीं ये वुमेन्स के लिए या इवन जो कास्ट से जो बहुत डाउन ट्रॉडन थे उन्हें कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअलिटी मिलती है, एंड लोग फिर खुल के बाहर आने का सोचते हैं। चाहे वुमेन हो, वो भी अपने चार दीवारी से निकली हैं। अगर आप देखोगे इसका फ्यूचर इम्पैक्ट सोशियो रिलीजियस में, तो हमारा नेशनल स्ट्रगल में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी रहा था। आगे गांधी जी ने भी वुमेन लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। तो ये सीड्स जो है ना वुमेन पार्टिसिपेशन का, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ने बोया था। ठीक है, वर्शिप मेड मोर पर्सनल अफेयर। एक्चुअली सोशियो रिलीजियस का ये नहीं था कि भाई मतलब वर्शिप जो है हमारा पर्सनल एस्पेक्ट है, उसे कोई और डिक्टेट नहीं कर सकता। सोशियो रिलीजियस का ये भी फोस्टर सेक्युलर आउटलुक है। थोड़ा सा हमारा जो व्यू है ना सेक्युलर हो गया, क्योंकि जब हम अवेयर होंगे कि हमारा ये ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं था, या डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जब हम एसिमिलेट करेंगे या हम एक्सेप्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा सेक्युलर माइंड थॉट प्रोसेस होगा। बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन लाइक भारत के निवासी, हम लोग काफी सेक्युलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी कल्चर है, ठीक है, इतने रिलीजन है, तो वो सहिष्णुता हमारे अंदर आ ही जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एक अवेयरनेस बढ़ाई थी, सेक्युलर आउटलुक दिया गया था। एनकरेज सोशल क्लाइमेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो राजा राम मोहन रॉय बोलते हैं कि भाई रैशनैलिटी है, या रैशनैल ए.के. दत्त बोलते हैं रैशनैलिटी इज द ओनली परसेप्ट। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, तो वो बोलते हैं कि रैशनैलिटी को बेस बना के ना हम लोग डेवलप कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रैशनैलिटी मॉडर्नाइजेशन का एक नींव रखा। ठीक है, फिर एंडेड इंडिया कल्चरल इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन। मैं क्या बोलिए, अपना रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट होने लगा, तो हम लोग का जो आइसोलेशन था कि कल्चर का, दुनिया भी हमारी कल्चर को जानने लगी, एंड हम भी अपने कल्चर को काफी अच्छे तरीके से, पूर्व विवेकानंद थे, ठीक है, तो वो जाके शिकागो में अपना भाषण देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को ना एक आइसोलेशन से हटा के दुनिया के फ्रंट पे लाया गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सोशियो रिलीजियस फॉर्म जो थे, मूवमेंट्स थे, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं थे। कुछ कुछ उसमें डिसएडवांटेजेस भी थे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस? नैरो सेक्शन थे। आप देखोगे कि बहुत ही अलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मासेस तो नहीं, मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया है या जो अलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राजा राम मोहन रॉय वगैरह क्या थे उस समय एलीट थे, तो वो बस बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट कर पाया गया था। ठीक है, इनडायरेक्टली एनकरेज मिस्टिज्म। अहमदिया में कि भाई या चलो अहमदिया मूवमेंट में कहा गया था कि भाई मेरे को डायरेक्शन मिलता है, या मिस्टिसिज्म है, या कुछ वैसा करने की बात करते हैं। अभी भी, अभी जैसे कि ये पंजाब का कोई कॉनमैन है, क्या नाम है, बलविंदर, हाँ, वो भी तो मिस्टिसिज्म में बिलीव करता था। तो वैसे ही कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि मिस्टिसिज्म था उसमें। फिर उसके बाद हिंदू कन्फाइंड टू एंशियंट इंडिया एंड मुस्लिम मिडीवल में, तो क्या हो गया, कहीं ना या कम्युनलिज्म को भी हम लोगों ने बढ़ावा दिया। अब जैसे कि हिंदुइज्म में क्या था, आर्य समाज था। अगर मुस्लिम में देखो तो देवबंद समाज था। ठीक है, देवबंद मूवमेंट था। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे थे कि भाई गो बैक टू वेदास, एंड वो हम लोग अपना हिंदू अथॉरिटी को बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे थे। एंड कहीं मुस्लिम भी सरिया हदीत वगैरह को, देवबंद जो स्कूल था बहुत ही ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, या अलीगढ़ मूवमेंट था, तो वो पहले सेक्युलर था अलीगढ़ मूवमेंट, फिर बाद में वो फिर से वो थोड़ा सा मुस्लिम वाला वो ऑर्थोडॉक्स बन गया था। तो हम लोगों ने एक फैक्शन क्रिएट कर दिया, और फिर वही कम्युनल कॉन्शियसनेस, उसी के वजह से हमारा कम्युनल कॉन्शियस भी रेज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशियो रिलीजियस का एक कंक्लूजन। यहाँ पे लिखा होगा आपका, मैंने सोशियो रिलीजियस में, this enlightened the vision and the course of the events for the decades and coming which were coming and even and beyond। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट का क्या था कि एक जस्ट बिगनिंग था, जो इंडिया को रैशनैलिटी मॉडर्नाइजेशन पे ले गया। कहीं ना कहीं वुमेन भी लिबरेट हुई, लोअर कास्ट भी लिबरेट हुए, जो कि उनको एक कॉन्फिडेंस दिया नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने अधिकार को असर्ट करने के लिए। ठीक है, दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट। फिर आते हैं मॉडरेट्स। आई थिंक लास्ट टाइम 69 में मॉडरेट्स पे क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन मॉडरेट्स हैं, ठीक है, प्री कांग्रेस है, ये कुछ कुछ फैक्ट्स है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेंस पर्सपेक्टिव से जो कहा जाता है ना, वो चीजें ध्यान देना। जैसे कि क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। आपको पता है 1885 में हमारा आईएनसी फॉर्म हुआ था। उसके बाद मॉडरेट जो थे, दादा भाई नौरोजी वगैरह जो थे, वो हमारे कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से काम करने की कोशिश कर रहे थे कि अपने इंटरेस्ट को कैसे वीव करे एंड गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट जो था, कि देखिए क्यों मॉडरेट्स का राइज हुआ, एक ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडरेट्स इसलिए राइज हुआ ना, कि आप देखो कि इंडिया चाहता था कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, लेकिन ब्रिटिशर्स देना नहीं चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हमें एक वे आउट चाहिए था, इसीलिए आईएनसी फॉर्म हुआ।
और वो हमें मेन पॉलिटिक्स में स्ट्रीमलाइन किया गया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसीलिए भी बोला जाता है कि कोई भी एक ऐसा रूलर नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट वो मुगल्स होंगे जो जहां पे एक यूनिफाइड किया गया था, या गुप्ता पीरियड था जहां पे पूरा यूनिफाइड था भारत। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिया पे कब्जा किया एंड इन्होंने यूनिफाई किया प्लस उसके बाद क्या किया, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जो साउथ में थे लोग वो नॉर्थ से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर था, तो कहीं ना कहीं ये ईज कर दिया, फिर ट्रेन की सुविधा दे दी। तो ये सब जो था ना, मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस होने लगा, इवन लीडर्स भी होने लगे। तो जो लीडर्स थे नॉर्थ के साउथ से मिलने लगे, साउथ के नॉर्थ से मिलने लगे, ईस्ट के वेस्ट से मिलने लगे, और एक कॉमन कॉन्शियसनेस बिल्ड होने लगा। ठीक है, रोल ऑफ अ प्रेस, प्रेस का भी वही बात है, प्रेस भी वर्नाक्युलर में आने लगा, मतलब रीजनल लैंग्वेज में आने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, पीपल लोग भी अवेयर होने लगे। पहले न्यूज़पेपर, रेडियोस वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करते थे, तो इसी के थ्रू जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो सबको मोबिलाइज करते थे। सोशो रिलीजियस मूवमेंट का मैं बात की कि एक वन ऑफ द रीजन है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का काफी पार्टिसिपेशन बढ़ा। ठीक है, तो यही बात है। फिर रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट है, ये भी मॉडर्न का रीडिस्कवरी, मतलब हमारे गुप्ता मौर्यन पीरियड की बात की गई थी कि हमारा भारत सोने का चिड़िया था। ठीक है, फिर उसके बाद प्री कांग्रेस क्या क्या हुआ जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था एंड कांग्रेस को जन्म दिया। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तुम्हारा आपका लिटन लाया गया था, आर्म्स एक्ट भी था। ठीक, फिर उसके बाद है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल ना रिपन लाए थे, तो इल्बर्ट बिल क्या होता था कि यूरोपियन जो कॉन्विक्ट्स होते थे उसको यूरोपियन ही ट्राई करते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल में रिपन थोड़े क्या थे, थोड़े से लिबरल किस्म के वाइसराय थे। तो क्या हुआ, वो क्या बोले कि भाई इंडियन ना यूरोपियन को ट्राई कर सकता है, तो वो कंट्रोवर्सी हो गया। फिर उसके बाद है लिटन का, आपको पॉलिसी पता है कि वो 19 ईयर्स घटा के कर दिया सिविल सर्विसेज का। इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑन कॉटन। फिर क्या होने लगा ना कि वो इंडियन इंडस्ट्री को भी दबाने लगे थे, तो काफी सारे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगा रहे थे। तो ये कुछ कुछ रीजन था, मतलब इमीडिएट रीजन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये सब रीजन हो सकता है कि व्हाट वर द प्री कांग्रेस, जो कि एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बढ़ाया मॉडरेट्स के मूवमेंट्स में इंट्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, एम क्या क्या था एक्चुअली मॉडरेट्स का एम था पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पीपल, कि हम पीपल को पॉलिटिकली एजुकेट करेंगे। ठीक है, उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब वहां उस समय के लीडर सोचते थे कि हम पॉलिटिकली एजुकेट करेंगे, बट सैडली टुडे शायद ही हम लोगों में से बहुत लोग पॉलिटिकली एजुकेटेड है जो आज की सिनेरियो चल रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजुकेशन उस समय एजुकेट करना उनका एक ऑब्जेक्टिव था। सॉरी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हेडक्वार्टर, की एक हेडक्वार्टर हम स्टैब्लिश करते हैं, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, यूनिफाइंग पीपल ओवर कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज के लिए है, नेशनल यूनिटी पे काम करेंगे, प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनलिज्म। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, बहुत ही नॉर्मल सा डिमांड था कि भाई हम तो बस पॉलिटिकली अवेयर कराएंगे, हेडक्वार्टर सेट करेंगे, एंटी नेशनलिस्ट जो है कॉमन पीपल पे एक पेज पे सबको लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, डिमांड्स क्या क्या था, इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, ये तो राजा राम मोहन रॉय भी बोले थे कि भाई हमारा इंडियनाइज होना चाहिए, जुडिशियरी भी इंडियनाइज होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर है, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए ये राजा राम मोहन रॉय में भी रॉय ने भी ये कहा था, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने, क्यों करने के लिए बात हुई यहाँ, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जब हम ये पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप ऐसा सोचो ना कि मैं ही काम कर रहा हूँ और मैं ही खुद को जज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया कि मैं तो भाई एक शेयर करप्शन का एक ग्राउंड बना रहा हूँ, इसीलिए जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना जरूरी है। एनकरेजमेंट ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री, जो थे क्या बोलते हैं वो मॉडर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उसमें एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही जुड़े थे, और जो जो जैसे टाटाज है वगैरह जो 1908 में सेटअप हुई थी स्वदेशी मूवमेंट के समय। ठीक है, तो वो काफी वेल ऑफ फैमिली थी, तो वही इसीलिए मॉडर्न इंडस्ट्री को वो प्रमोट करने की बात कर रहे थे। एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल है कि भाई हमारा काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, आप देखोगे 1909 में ही जाके लॉ मेंबर ऐड हुए थे, सचिंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है, कंट्रोल ओवर द बजट, भाई पैसा तो आप हमारे इंडिया से कमा रहे हो लेकिन हम उस पर वोट ही नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे 1919 तक 75% ऑफ द वोट जो सेंटर्स का था वो वोटेबल नहीं था, ओनली 25% वेयर वोटेबल। जो हम लोग एक्ट जो पढ़े थे 1909 1919, पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आप टैक्स ही कैसे लगा सकते हो, हमें कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, क्योंकि बाद में आप देखोगे रॉलेट एक्ट आया था, या इवन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये सब जो एक्ट था कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टीज को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करती थी। इसीलिए डिमांड यही था कि इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल, कंट्रोल ओवर द बजट, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल लिबर्टीज। ठीक है,
प्रोस क्या क्या थे? क्रिएट अ नेशन वाइड अवेकनिंग। देखो, कहीं ना कहीं कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तो उसका ये मोटिव था, और जो भी आगे मूवमेंट्स हुए हैं, इट वॉज द बेस ऑफ सोशो रिलीजियस, जो तुम्हारा पीपल को थोड़ा सा मोबिलाइज किया। फिर उसके बाद जो कांग्रेस उसके बिल्डअप किए, उसके बाद ही सारे नेशनल। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी एस्पेक्ट जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ स्लोली स्लोली, वो सारे कल्मिनेट हुए हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो क्रिएटेड अ नेशन वाइड अवेकनिंग, ट्रेंड पीपल इन द पॉलिटिकल वर्क एंड पॉपुलराइज, आपका क्या बोलते हैं, पॉपुलराइज किए, ट्रेन किए लोगों को, बोले एजुकेट किए मासेस को, ठीक है। फिर एक्सपोज एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी का बुक था ना अन ब्रिटिश इकोनॉमिक, ये है। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर के दत्त का जो बुक था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन विद द प्रोग्रेसिव थॉट क्रिएटेड अ सॉलिड बेस बनाया। कौन क्या क्या था वही हम बोलेंगे कि अभी भी वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लोअर तक वे डाउन ट्रॉडन है या जो मासेस है उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे। मासेस वे नॉट रेडी फॉर दिस हेट्रोजेनस वाला चीज है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। एक कॉमन आदमी किसान है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि भाई सोशल लेवल चेंज करूंगी, वो करूंगी, लेकिन एक जो किसान है जो नहीं कमा पा रहा है, तो वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा मेरे से कि क्या क्या सोशल लेवल है? उसको तो अपना खाना दिखेगा ना। इसीलिए वो मासे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर जब फॉर्म हुआ था तो आप ये कोट कर सकते हो, डफरिन सिडिशियस ब्राह्मण बोला गया था, ठीक है। सेफ्टी वेल लाला लजपत राय बोला गया था। फिर आता है एक्सट्रीमिस्ट का फेस। देखिए, दो चीज है, एक रिवॉल्यूशनरीज हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट है। दोनों में डिस्टिंग्विश करना सीखिए। एक्सट्रीमिस्ट ये थे ना कि वो थे कांग्रेस का पार्ट, लेकिन वो कांग्रेस का मतलब वो एक्शन चाहते थे, मतलब कि हम घुसे पॉलिटिक्स में, कुछ बड़ा करे, वैसा है। एंड रिवोल्यूशनरीज जो थे ना, ये फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ही था, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता था कि हाँ बाहर जाके, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये है, लोगों को किया जा सकता है। लेकिन रिवोल्यूशनरीज जो थे वो आर्म्स उठाने की बात करते हैं। आर्म्स मतलब वायलेंस, जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, तो वो सब रिवोल्यूशनरीज थे। तो ये दो डिस्टिंक्शन आप रख लेना। थोड़े ओवरलैपिंग हो सकते हैं जैसे स्वराज स्वराज का, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। वो आर्म्स से हो, मतलब रिवोल्यूशनरीज आर्म्स उठाते हैं, एकदम डायरेक्ट पलटने की बात करते हैं। और यहाँ पे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात करते हैं, नॉट वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। जैसे कि लाला लाजपत राय थे तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। लेकिन वो जब लड़ रहे थे तो उनको फिर वो 1900 क्या बोलते हैं 28 में डंडा जब उन्हें पड़ा तब वो मरे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स था, स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, लेकिन वायलेंट नहीं था। तो ये दो डिस्टिंग्विश करना आप सीख सकते हैं। तो देखिए, मॉडरेट्स आ गया है तो हो सकता है एक्सट्रीमिस्ट आए, नहीं तो रिवोल्यूशनरीज आए। तो एक्सट्रीमिस्ट में आप कुछ कुछ नाम याद कर लेना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद कर लेना। एंड रिवोल्यूशनरीज में भी आपको मालूम है क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया। रिवोल्यूशनरी आपका दोनों जगह ही काम किए हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट आप जरूर ध्यान रखना। तो एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो गए? देखिए, एक तो इमर्जेंस ऑफ ट्रेन में, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं पीपल को पॉलिटिकली ट्रेन कर रही थी एंड एजुकेट कर रही थी, इसीलिए ट्रेंड लीडरशिप आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डिससेटिस्फैक्शन विद द मॉडरेट। मॉडरेट का वही प्रेयर पिटीशन से कुछ काम तो हो नहीं रहा था। फिर कर्जन रिएक्शनरी जो था, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, या पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये सारी चीजें थी वहां पे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल वॉर है, बोर्स वॉर है, जापान वॉर है, वहां से भी वो मोटिवेशन ले रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन एजुकेशन, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंसी थॉट वही है जो रिवोल्यूशनरीज वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कहीं ना कहीं, और सेल्फ रिवाइवल भी हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में क्या फर्क है, ठीक है। तो सोशल बेस इनका नैरो था, इनका ज्यादा था एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या था? वेस्टर्न लिबरेशन था, इनका इंडियन। उनका ज्यादा था कि वेस्टर्न जो सोचते हैं ना लिबरेशन का, वैसा था कि हम पढ़ेंगे ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे। और ये इंडियन कल्चर पे ज्यादा ध्यान देते थे। इंग्लैंड प्रोविडेंशियल मिशन पे ये बिलीव करते थे। देखिए, प्रोविडेंशियल मिशन जो इंग्लैंड का था ना, वो एक अब एग्जैक्टली ऐसे था कि भाई इनको ना थोड़ा सा कुछ दैवीय पावर मिला हुआ है, और ये सिविलाइजेशन के लिए आए हैं, एंड यही लोग सिविलाइजेशन को सुधार सकते हैं, ठीक है। मतलब दे वेयर द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल एंड दे आर हेयर टू टीच पीपल हाउ टू लिव। ओके, सिविलाइजेशन को टीच करने की बात की गई थी। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स तो एकदम आउटसाइडर है, इन्हें तो निकाल ही दो, ठीक है। लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। दादा भाई नौरोजी वगैरह क्या बात कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, उनके साथ मिलके काम करेंगे और उन्हीं के थ्रू अपना काम निकलवाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं सोचते थे। मासेस का पार्टिसिपेशन नहीं था, मासेस का पार्टिसिपेशन था डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एंड ये स्वराज की बात करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है। तो वो हो गया एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का। तो हम लोगों ने 7-8 डिफरेंसेस देख लिए। एक बार याद रख लेना कि क्या क्या है। आइडियोलॉजी क्या था? हेटेड towards the foreign rule, capacity of the masses, स्वराज एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, आर्म्स उठाने की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद है आउटसाइड इंडिया है, इंडियन, ये आप देख लेना, ये तो फैक्चुअल है।
फिर 1909 हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए बीच में स्वदेशी मूवमेंट भी आता है, ठीक है, 1906 में। तो स्वदेशी मूवमेंट वही पार्टीशन की वजह से आता है। तो उस समय बंगाल का काफी ज्यादा रोल रहा था, जहां पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम टुगेदर आए थे, हमार सोनार बांग्ला है, सब राखी बांधा गया था। तो इसके पीछे भी यही रीजन था, कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस बढ़ा था, हम लोग रिडिस्कवरी ऑफ पास्ट बढ़े थे। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिसी का हेलोनेस था वो पता लग गया था। वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें डिवाइड करने की कोशिश करें। तो वही सिमिलर सारे पॉइंटर्स आएंगे, लेकिन आपको उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखना होगा। फिर उसके बाद थोड़े मिलिटेंट या रिवोल्यूशनरीज भी थे, जैसे खुदीराम बोस वगैरह जो थे, प्रफुल्ल चंकी जो थे, वो कहीं ना कहीं जो यंग लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, मासेस भी पार्टी, वुमेन भी आई थी सड़कों पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस समय स्वदेशी मूवमेंट पे थी। फिर स्वदेशी मूवमेंट के बाद क्या है, पार्टीशन तो अनल कर दिया गया आपका 1911 में। लेकिन आपका क्या बोलते हैं, उसके अंदर ही आपका फैक्शन आ गया था, कांग्रेस के अंदर ही आपके थोड़े से वो हो गए। तो फिर लखनऊ पैक्ट में उन लोगों सामने होम रूल लीग मूवमेंट आया था, जहां पे उन्होंने जुड़ाव किया था, फिर एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ था? देखिए, नॉन कोऑपरेशन की, हम कोऑपरेट नहीं करें, गांधी जी का भी एंट्री हो चुका था इंडिया में, तो गांधी जी का रोल आपको पता है कहाँ कहाँ से क्या है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले हम देख लेते हैं कि बिहार में क्या क्या था। तो बिहार में क्या क्या था, क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से लोग हैं, मैंने नीचे शायद नाम दे रखा है। आई थिंक मजरूल हक थे, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे, ठीक है। तो ये थे बिहार से। विथ एनसीएम नेशनल सेंटिमेंट रीच एवरी नुक एंड क्रैनी, हाँ ये तो कंक्लूजन हो गया। होम रूल मूवमेंट का क्या क्या रीजन था? डिल्यूजन बाय 1900 एंड नाग वार टाइम मिजरी, ये देखिए 1914 में वर्ल्ड वार वन हो गया था। एक्सपोज मिथ ऑफ द वाइट पॉपुलर प्रेशर टू अटेन कॉन्शियसनेस। फिर कॉजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या क्या था? वही इकोनॉमिक पोस्ट वॉर है, रॉलेट एक्ट है, जालियावाला बाग है, जालियावाला बाग के लिए हंटर कमीशन है, एंड मॉन्टेव्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। ये तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो कॉजेस क्या क्या है नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? वही है, इकोनॉमिक है, रॉलेट एक्ट है, जालियावाला बाग है, हंटर कमीशन है, एंड मॉन्टफोर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। तो इसके भी कुछ कुछ इंपैक्ट रहे हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव, कुछ कुछ नेगेटिव। इंपैक्ट में अगर नेगेटिव में पहली बात करें, तो 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, तो ये वायलेंट हो गया। एक्चुअली गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि ये वायलेंट हो, हम क्या बोलते हैं, शांत तरीके से अपने डिमांड्स रखे, ठीक है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वही ब्रॉडर बेस हो गया, एंटी ब्रिटिश का और ज्यादा फीलिंग हो गया, रिवोल्यूशनरीज का इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है वैलिडिटी ऑफ द गांधीयन टेक्निक, गांधीयन टेक्निक का एक नेशन वाइड आपका चेक हो गया, ठीक है। कम्युनलाइज द नेशनल पॉलिटिक्स, ये भी नेगेटिव हो जाएगा कहीं ना कहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट का भी था एक जो फैक्शन जो सपोर्ट कर रहा था, तो वो कम्युनलाइज कर दिया हमारे नेशनल मूवमेंट को। एंड खिलाफत क्वेश्चन जब वहां पे रीइंस्टेट कर दिया गया टर्की में, तो खिलाफत इशू भी डिसिपिएट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ना बहुत सारी चीजें हुई थी। बिहार के पर्सपेक्टिव में आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। लाला लाजपत राय थे, राजेंद्र प्रसाद थे, देखिए नॉन कोऑपरेशन में राजेंद्र प्रसाद थे। और यहीं पे बिहार वो सेटअप किए थे, बिहार विद्यापीठ। आपको मालूम होगा जब मौलाना अब्दुल कलाम आए थे, जब हम जेपी के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक भाषण दिया था यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो जेपी इतना इम्प्रेस्ड हो गए थे उनसे कि वो जाके पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही विद्यापीठ में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद ने सेटअप किया था। फिर हिजरत कमिटी भी सेटअप हुई थी, मजरूल हक थे जो मदर लैंड लिखे थे, ठीक है। फिर महेंद्र प्रसाद थे जो थे आपका, वो रे साहब और राय साहब का टाइटल दिया जाता था। तो महेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के जो भाई थे, वो अपना टाइटल दे दिया। तिलक मेमोरियल आपको पता होगा 1920 में तिलक जी की डेथ हो जाती है, तो तिलक जी का एक फंड रेजर भी किया गया था। तो अगर आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो पहले होते हैं राजेंद्र प्रसाद जो बिहार विद्यापीठ बनाए हैं, ठीक है। दूसरे हो गए मजरूल हक जो मदरलैंड लिखे थे न्यूज़पेपर में। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के भाई थे जिन्होंने रे साहब टाइटल दे दिया। तो आपको बिहार पर्सपेक्टिव डब्बे में, अगर इवन इफ नहीं पूछा है, डब्बे में बना के आपको लिखना होगा बिहार कंट्रीब्यूशन इन एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेबर मूवमेंट आप छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये टाइमलाइन आप ना जरूर देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में जो क्लैरिटी एंड जो फ्लो देगा, ये आपका टाइमलाइन ही देगा। आपको मालूम होगा कि 1927 में मद्रास सेशन हुआ था, ठीक है। तो मद्रास सेशन होने के बाद नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आया था, तो नेहरू रिपोर्ट की कुछ कुछ देख लीजिए कि वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, लिंक बिटवीन प्रिंसली स्टेट जो है फेडरल बेसिस पे होगा, रिजेक्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने 19 फंडामेंटल राइट लिखे थे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की थी उन्होंने, फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन
फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये कुछ कुछ नेहरू रिपोर्ट के थे। फिर बीच में हमारा साइमन कमीशन भी फॉर्म हुआ था। फिर बीच में आया था ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग होगा, जो कि जब सोशलिस्ट पैटर्न आने लगा ना, आपको पता होगा 1934 में हमारे जो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, वो सोशलिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बने थे। ठीक है, तो वो बना था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, ये जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवासा अयंगर एंड सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। फिर 29 में दिल्ली मैनिफेस्टो आया था। दिल्ली मैनिफेस्टो क्या आया था? दिल्ली मैनिफेस्टो में ये बोला गया था, पहले देखिए एक चीज देखिए, पहले दिल्ली प्रपोजल आया था। दिल्ली प्रपोजल क्या था कि इलेक्शन हो रहा था उस समय, याद है आपको? तो हम लोग चाहते थे कि मुस्लिम लीग को हम साथ में लेके मतलब फॉर्म करें गवर्नमेंट। तो वो उन्होंने बोला था कि दिल्ली प्रपोज क्या था कि जॉइंट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, 1/3 इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब एंड बंगाल एंड 3 न्यू प्रोविंसेस आपकी बात की गई थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंटियर सिंध एंड उसकी बात की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो आता है। दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या होता है कि कांग्रेस बोलती है कि हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे टू ज्वाइन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वो हो गया। फिर लाहौर सेशन हुआ जहां पे हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात की। फिर दिवाली डिक्लेरेशन आया था। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस 1930 में दांडी मार्च हुआ था आपका, गांधी जी का। ठीक है, फिर साइमन रिपोर्ट आ गया था मई 1930 में। तो साइमन रिपोर्ट की भी कुछ कुछ प्रोविजंस आप देख लेना, जैसे एबॉलिशन ऑफ डायरकी की कही गई थी, रिजेक्टेड द पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। वो बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिटेन करना चाहिए, एक्सेप्टेड फेडरलिज्म, लेकिन फेडरलिज्म कैसे फंक्शन करेगा, क्या टाइमलाइन होगा, उन्होंने कुछ नहीं दिया था। फिर वही नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर और लोकल लेजिस्लेचर की वो उन्होंने बात की गई थी। ठीक है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फिर क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट था। कुछ कुछ गांधी इरविन पैक्ट की बातें कर लेते हैं। तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट, जब गांधी जी 11 डिमांड्स रखते हैं ना, उसमें से कुछ कुछ चीजें एक्सेप्ट की गई थी, जैसे रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, सॉल्ट टैक्स हटाने की बात की गई थी। उसमें से एक था कि इन्हें हटाने, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह को छोड़ने की बात की गई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम आया था। कौन लाया था? ये सुभाष चंद्र बोस जब थे आपके चेयरपर्सन आईएनसी के, तब बात की थी। तो आपके कांग्रेस में भी इंटरनल फैक्शन होने लगे थे, जैसे गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक है, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे थोड़े से कांग्रेस में भी थोड़ी रिफ्ट पैदा हो रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लेना। पूना पैक्ट में है, पूना पैक्ट क्या क्या हुआ? पूना पैक्ट क्या हुआ कि अब तो अड़ गए थे, अंबेडकर भी अड़ गए थे, गांधी जी भी अड़ गए थे, तो गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ कर दिया कि भाई एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को मानना पड़ा पूना पैक्ट के लिए, और ये कुछ प्रोविजन है कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रोविंशियल में जो उनकी सीटें हैं 71 से 147 की जाएगी, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% इंक्रीज कर दिया जाएगा। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ देखिए, जब भी दलित मूवमेंट की बात आएगी, पूना पैक्ट की बात आएगी, तो क्या हुआ? डिप्रेस क्लासों का जो पॉलिटिकल जो टूल था ना, मेड डिप्रेस क्लासेस अ पॉलिटिकल टूल। आज भी आप देख लो कि जो डाउन ट्रॉडन है या जो दलित क्लास है, उन्हें हम बस पॉलिटिकल एंगल से ही देखते हैं। ठीक है, उन्हें अपलिफ्ट करने की कभी बात ही नहीं करते। जब भी बोलते हैं कि हम ये दे देंगे आपको, हम आपको अन्न दे देंगे फ्री, बट उन्हें एम्पावर करने की, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अमर्त्य सेन जो बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच है। एक आदमी स्ट्रांग थोड़ी तब बनता है जब उसको आप पैसे थमा देते हो या कुछ खाना फ्री में दे देते हो। एक आदमी तब स्ट्रांग बनता है जब उसको आप केपेबल बनाते हो कि वो कमा सके। ठीक है, गिव अ फिश इज बेटर देन हाउ टू कैच अ फिश। ठीक है, एक वो थ्योरी है आपकी कि कहा जाता है कि सिर्फ फिश देने से कुछ नहीं होगा, यू शुड ट्रेन अ पर्सन हाउ टू फिश। तो वही बात है यहाँ पे कि डिप्रेस क्लास को ना एक पॉलिटिकल टूल की तरह देखने लग गया। ठीक है, फिर वो लीडरलेस बगा, बी आर अम्बेडकर भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो वो लीडरलेस बन गए। स्टेटस को इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। ठीक है, फिर सबॉर्डिनेशन ऑफ डिप्रेस क्लास इनटू द पार्ट ऑफ द हिंदू, वो चाहते थे कि अलग से मिले अम्बेडकर जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित क्लास है या जो डिप्रेस क्लास है, वो एक हिंदू का सब पार्ट बन के रह गया, इसीलिए वो हिंदुइज्म छोड़ के फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका 28 मंथ का जो कांग्रेस रूल हुआ था, तो उसमें क्या क्या सिविल लिबर्टीज के लिए उन्होंने कुछ किया था, एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया था, लेबर्स के लिए कुछ किया था, एंड सोशल वेलफेयर के लिए कुछ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आपका क्लियर होना चाहिए कि अगस्त ऑफर में क्या दिया गया था, क्रिप्स में क्या दिया गया था, वेवल प्लान में क्या दिया गया, वेवल तो नहीं, लेकिन ये दो अगस्त एंड क्रिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लेना कि अगस्त ऑफर में हमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, एक्सपेंशन ऑफ वाइसरी काउंसिल की बात की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई थी, एंड माइनॉरिटी से कंसेंसस की, इसी पे तो अड़ गए थे। कांग्रेस बोले थे कि भाई माइनॉरिटी का, इससे मुस्लिम लीग खुश हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग माइनॉरिटी में थी, वो बोली कि भाई हमारा कंसेंसस तो बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो सुई आके वहीं पे अटक गई। फिर क्रिप्स मिशन आया, तो फिर वो भी वही डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली डिफेंस जो है, तो वो
जो है ना ये माइनॉरिटी कंसेंसस हटा दिया गया। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है बिहार का रोल। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको पता है कि क्या हुआ था, एट वन नाइट में आपको सबको अरेस्ट कर लिया गया था, तब आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था टू डेमोन्स्ट्रेट द नेशनलिस्ट पेशन एक्सप्रेस डिसेंट एंड गिव टू एक्सेप्ट डिमांड पीसफुली, मतलब उन्हें एक मौका दिया गया ब्रिटिशर्स को। इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में किसने स्टार्ट किया था? देखिए कृष्ण कुमार कृष्ण जो सिंह थे वो जो पहले सत्याग्रही थे, एंड दूसरे जो थे आपके अनुग्रह नारायण थे। ठीक है, ये शायद प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट थे, जवाहरलाल नेहरू ब्रह्मदत्त दूसरे थे। दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट किया। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? फोर्स्ड क्रिप्स प्रपोजल 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ये कहीं ना कहीं 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह। डिस्प्लेड यूनिटी एंड पेशेंस, 25,000 पीपल वेयर अरेस्टेड। ठीक है, बाय द टाइम न्यू टर्न जापान साउथ एशिया में ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं वहां पे उनको ड्रॉबैक मिल गया था। ठीक है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था। फेलियर ऑफ द क्रिश मिशन से भी वो खुश नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पे वो लोग पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे जब 1929 में, और ये इन्हों दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस। पॉपुलर डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ द प्राइस रेट, और आपको पता है कि वर्ल्ड वार टू भी चालू हो गया था आपका 1939 या 38 से। न्यूज ऑफ रिवर्स सफर्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, जो जापान में है, एंड मैनर इवैक्यूएटेड साउथ ईस्ट एशिया को, जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा था ना, तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो लीडर्स थे जो फॉर साइटेड थे, वो सोचे कि हम भी रबल्स में ही रह जाएंगे, इसीलिए वो उन्होंने एकदम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो आपके बिहार में जयप्रकाश नारायण जो थे, राम मनोहर लोहिया थे, जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, क्योंकि जब उन्हें हजारीबाग में जेल में भेज दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के, जब उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था जेपी को, तो वो वहां से भाग के कहीं ना कहीं हजारीबाग के जंगलों से वो नेपाल में चले जाते हैं एंड आजाद दस्ता फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आपके आंसर में स्पेसिफिसिटी और टाइमलाइन बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। अब आते हैं थोड़े बिहार का, मैंने आपको कुछ कुछ दिया था। एक एक आप ये देख लेना कि विमेन रोल इन बिहार फ्रीडम मूवमेंट, उड़ता फिरता अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो तीन नाम तो याद होने चाहिए। जैसे एक सीसी दास है, श्रीमती प्रभावती देवी है, इनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये है ना जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो काफी इन बहुत ही क्या बोलते हैं ये बहुत ही ओपन माइंडेड थे। उन्हें रहने में उनके साथ तकलीफ हो रही थी, तब गांधी जी ने इन्हें साबरमती आश्रम में बुलाया गया था, और फिर वहां से वो कंट्रीब्यूशन अपना देने लगी। ये जब बाहर गए थे ओहायो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तब वो साबरमती में थे गांधी जी के साथ, और उनके साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क में वो काम कर रही थी। तो इनका भी काफी बड़ा जो प्रभा देवी है उनका रोल रहा है। श्रीमती उर्मिलिता देवी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट में आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था 1957 में कि हाजी बेगम इज नोन एज द झांसी की रानी ऑफ बिहार। वो मुंह बोली बहन थी किसकी? कुंवर सिंह की बहन थी। फिर अराइवल ऑफ गांधी में भी आपको पता होगा कि मिसेस हसन इमाम आपको पता है कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं आपका चंपारण मूवमेंट में, या स्वदेशी जो आपके बिहार में थे। हसन इमाम की जो बीवी थी एंड उनकी बेटी शामी जो थी, फर्स्ट वुमन फ्रॉम बिहार टू गो अब्रॉड फॉर द पॉलिटिकल इशू, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एनसीएम में सरला देवी की आप बात कर सकते हो, उर्मिला देवी की बात कर सकते हो। सॉल्ट मूवमेंट में वही है, साहिबारा राय है जो संता है। तो ये सारी नाम आपको एक दो याद रख लेना, आपका आंसर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ 95% लोगों से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका स्वराज पार्टी आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनका 100 साल पूरा हो गया था 2023 में ही, लेकिन वो नहीं पूछे हैं। लेकिन स्वराज दल क्योंकि गया सेशन 1922 में फॉर्म हुआ था, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, तो आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है जयप्रकाश नारायण के बारे में भी मैंने डाल दिया है, आजाद दस्ता के बारे में भी डाल दिया है। मैं इसे पढ़ाने नहीं जाऊंगी, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि जेपी का कंट्रीब्यूशन बिहार में क्या रहा है आपको भी मालूम है। ठीक है, वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी बनाने के ये में। अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। 20 दिन ही बाकी थी और वो मौलाना अब्दुल कलाम से इंप्रेस होके ये किए थे। फिर उन्होंने जेल गया, फिर आजाद दस्ता है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स तो छोड़ दिया था, वो भूदान गामदाम में भी गए थे, लेकिन उनको वो मजा नहीं आया इसलिए छोड़ दिया। फिर उनका मेन स्ट्रीमिंग कब होता है? 1974 में, जब वो पटना यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे होते हैं, टोटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, तब इंदिरा गांधी भी आती है और उन्हें जाल देती है। तो कहीं ना कहीं ये सिविल लिबर्टीज के लिए भी काफी काम किए। जेपी फिलोसफी आप एक बार पढ़ लेना, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में जेपी फिलोसफी के बारे में आ सकते हैं। ये हमेशा ही वॉज द वोटरी फॉर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, और ये गांधी के भक्त थे, नॉन वायलेंट थे। ये कभी भी मार्क्सिस्ट ये जो था ना मटेरियलिज्म डायलेक्टिलिज्म क्या है, डायलेक्ट मटेरियलिज्म जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी थी उसके अगेंस्ट में थे। ये कहते हैं कि भाई
एक ह्यूमन का डेवलपमेंट स्पिरिचुअल वे में ही हो सकता है। 7 तरीके से होते हैं जो टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। आप देख लेना, वो बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई जब लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को कैसे एनहांस किया जा सकता है, तो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, ठीक है। फॉलोअर ऑफ गांधी, आजाद दस्ता के बारे में आप पढ़ लेना। कर्पूरी ठाकुर मैं इसलिए बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, दो नॉट इंपॉर्टेंट, इनको 2024 में आपको भारत रत्न मिला है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, हो सकता है वो पूछ दे, इसीलिए आप इसे एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हिस्ट्री के लिए मैंने थिंकर्स जैसे वो गांधी, नेहरू, टैगोर का बात नहीं किया, वो काफी स्टैटिक पार्ट है, आप वो खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको अब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी जो पेपर वन में है, जैसे आईआर है या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद मैं पॉलिटी डील करूंगी, फिर पॉलिटी के बाद इकोनॉमी डील करूंगी, उसके साथ साथ पॉलिटी के करंट अफेयर्स भी डील कर लूंगी, ठीक है। तो बेयर विथ मी, मैं कोशिश करूंगी दिस एंड ऑफ द वीक में, आज है हमारा थर्सडे, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीक में मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी चीजें ना मैं आपको प्रोवाइड करा दूं एंड कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कि मैं मोस्टली चीजें आपको, मेरा फोकस हमेशा रहता है स्टैटिक, बिकॉज करंट ना बस एक न्यूज रहता है, लेकिन जो उसकी अंडरलाइन जो कोर होती है वो स्टैटिक रहती है, ठीक है। हार्ट इज द स्टैटिक, तो इसीलिए स्टैटिक को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पॉलिटी में कुछ भी बात आती है, कुछ भी करंट अफेयर्स है, चाहे एसटी एससी क्रीमी लेयर की बात हो रही हो, या कास्ट सेंसस डिले की बात हो रही है, या गवर्नर की बात हो रही हो, या प्रेसिडेंट की बात हो रही है, कोई भी नया केस आया है, उसका जो हार्ट लाई करता है वो स्टैटिक पे लाई करता है। आपको जब तक इवोल्यूशन नहीं पता हो, आर्टिकल नहीं पता हो, या क्या क्या गवर्नमेंट ने उसमें चेंजेस किए हैं, तब तक आप एक गुड आंसर्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक के साथ साथ हम करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।